जिस अनाथ साली को दरिंदे जीजा ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और झूठा इल्जाम लगाकर आधी रात को सड़क पर फेंक दिया। जब 5 साल बाद वही साली जिले की पुलिस कप्तान बनकर लौटी तो उस पापी जीजा की रूह कांप उठी। यह दास्तान उस खोखले समाज और उन गंदे रिश्तों के मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। यह कहानी उस दर्द, उस विश्वासघात और उस खौफनाक इंतकाम की है जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा फट जाएगा और आंखों से लहू की धारा बह निकलेगी। आज के इस कलयुग में जहां रक्षक ही भक्षक बन जाएं, वहां एक बेबस लड़की को अपनी आबरू और अपनी जिंदगी बचाने के लिए साक्षात चंडी का रूप धरकर कैसे लौटना पड़ता है, यह आज आपको पता चलेगा। शांतिपुर नाम के एक बहुत ही शांत शहर में सुहानी नाम की एक बेहद संस्कारी और होनहार लड़की रहती थी। सुहानी की उम्र महज 20 वर्ष थी जब एक भयानक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता का साया हमेशा के लिए उसके सिर से उठ गया। सुहानी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो गई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसकी बड़ी बहन कविता ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। कविता का विवाह शहर के एक बहुत बड़े और रईस ठेकेदार राजेश से हुआ था। राजेश के पास करोड़ों की दौलत, महंगी गाड़ियां और एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। दुनिया की नजरों में राजेश एक बहुत ही इज्जतदार, दानवीर और संस्कारी इंसान था। कविता अपने पति को परमेश्वर मानती थी और उसकी दौलत के नशे में वह पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। जब सुहानी उस आलीशान बंगले में रहने आई तो उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी के दुख कम हो जाएंगे। लेकिन उस मासूम लड़की को क्या पता था कि जिस चौखट पर उसने कदम रखा है वह कोई मंदिर नहीं बल्कि एक खूंखार भेड़िए की गुफा है। शुरुआत के कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। सुहानी दिन भर अपने कॉलेज की पढ़ाई करती और घर के सारे कामकाज में अपनी बहन का हाथ बंटाती। लेकिन धीरे धीरे राजेश की नजरें बदलने लगीं। जब भी सुहानी घर में अकेली होती या रसोई में काम कर रही होती, राजेश किसी न किसी बहाने से उसके आसपास मंडराने लगता। उसकी उन गंदी और हवस भरी नजरों को देखकर सुहानी की रूह कांप जाती थी। सुहानी अपने कमरे का दरवाजा हमेशा अंदर से बंद करके रखती थी। उसने कई बार अपनी बड़ी बहन कविता को इशारों में इस बात को समझाने की कोशिश भी की। दीदी, मुझे जीजा जी का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता। वह मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं। मुझे डर लगता है दीदी, सुहानी ने एक दिन रोते हुए अपनी बहन से कहा था। लेकिन दौलत के नशे में अंधी हो चुकी कविता ने सुहानी को ही बुरी तरह से डांट दिया। अपनी जुबान पर लगाम दे सुहानी, तेरे जीजा जी इस शहर के सबसे इज्जतदार इंसान हैं। उन्होंने तुझ जैसी अनाथ को अपने घर में पनाह दी है और तू उन्हीं पर कीचड़ उछाल रही है। आज के बाद अगर तूने मेरे पति के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। अपनी ही सगी बहन के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर सुहानी का कलेजा चीर गया। उसे समझ आ गया था कि इस घर में उसका कोई सगा नहीं है। उसने अपने आंसुओं को पी लिया और अपनी पढ़ाई में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। सुहानी का सिर्फ एक ही सपना था कि वह देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा पास करे और एक बड़ी पुलिस अफसर बने ताकि उसे किसी के टुकड़ों पर ना पलना पड़े। लेकिन नियति का चक्र एक खौफनाक तूफान की तैयारी कर रहा था। भादों के महीने की वह एक भयानक और मनहूस रात थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और भयानक बिजलियां कड़क रही थीं। उस रात कविता की किसी दूर की मौसी का देहांत हो गया था, जिसके कारण कविता को अचानक दूसरे गांव जाना पड़ा। बंगले के सारे नौकर भी छुट्टी पर थे। सुहानी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपनी पढ़ाई के लिए अपने कंप्यूटर का कैमरा चालू कर रखा था, क्योंकि वह अपनी एक जरूरी ऑनलाइन कक्षा क्लास की रिकॉर्डिंग कर रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। तभी बंगले का मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। राजेश शराब के भयंकर नशे में धुत होकर घर लौटा था। घर में सन्नाटा देखकर उस दरिंदे का शैतान पूरी तरह से जाग उठा। उसे पता था कि आज कविता घर पर नहीं है और सुहानी बिल्कुल अकेली है। राजेश लड़खड़ाते कदमों से सुहानी के कमरे की तरफ बढ़ा। सुहानी ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी, लेकिन राजेश ने इतनी जोर से दरवाजे पर लात मारी कि पुरानी कुंडी टूट गई और दरवाजा झटके से खुल गया। राजेश की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। सुहानी घबराकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई।
जी, जीजा जी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए, वरना मैं चीख दूंगी। सुहानी डर के मारे थर थर कांप रही थी। राजेश ने एक भयानक और शैतानी अट्टहास किया। उसने कमरे का दरवाजा पीछे से बंद कर लिया। चीख ले सुहानी, जितनी जोर से चीखना है चीख ले। आज बाहर तूफान चल रहा है, तेरी आवाज उस सड़क तक भी नहीं जाएगी। राजेश धीमे धीमे खौफनाक कदमों से सुहानी की तरफ बढ़ने लगा। कब तक इन किताबों में अपना सिर खपाती रहेगी मेरी जान? आज तेरी वो बेवकूफ दीदी भी घर पर नहीं है। आ मेरे पास आ। आज मैं तुझे वो सब दूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुहानी की सांसें हलक में अटक गईं। छोड़िए मुझे। आप मेरे पिता समान हैं। आपको शर्म नहीं आती अपनी ही साली पर ऐसी गंदी नजर डालते हुए? दूर रहिए मुझसे। सुहानी ने पास रखा हुआ एक पानी का जग उठाकर राजेश की तरफ फेंका, लेकिन वह दरिंदा हवस में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कोई चोट महसूस नहीं हुई। उसने आगे बढ़कर सुहानी के बालों को अपने मजबूत हाथों से निर्दयता से पकड़ लिया। कैसी शर्म! मैंने तुझे और तेरी उस बहन को अपने पैसों से खरीद रखा है। मेरे टुकड़ों पर पलती है तू। आज तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। सुहानी अपनी आबरू बचाने के लिए उस खूंखार भेड़िए से संघर्ष करने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत से राजेश के चेहरे पर अपने नाखून गड़ा दिए और उसके गाल पर एक ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा कि राजेश का संतुलन बिगड़ गया। राजेश धड़ाम से दूर फर्श पर जा गिरा। उसके गाल से खून बहने लगा। तमाचा पड़ते ही राजेश का नशा कुछ कम हुआ, लेकिन उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने सुहानी को जान से मारने के लिए एक भारी लोहे की मूर्ति उठाई, लेकिन तभी बंगले के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। कविता किसी कारणवश आधे रास्ते से ही वापस लौट आई थी। बाहर से कविता की आवाज गूंजी, अरे दरवाजा क्यों खुला है? राजेश, सुहानी, तुम लोग कहाँ हो? कविता की आवाज सुनते ही राजेश के पसीने छूट गए। वह समझ गया कि अगर कविता ने उसे इस हालत में देख लिया तो उसका सारा इज्जतदार इंसान का मुखौटा उतर जाएगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। राजेश का शातिर और नीच दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ा। उसने एक ही सेकंड में एक खौफनाक साजिश रच डाली। राजेश ने खुद ही अपने महंगे कुर्ते को फाड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने सीने पर नाखून के निशान बना लिए और अपने बाल बिखेर लिए। सुहानी फटी की फटी आंखों से उस दरिंदे का यह खौफनाक नाटक देख रही थी। इससे पहले कि सुहानी कुछ समझ पाती, राजेश ने घुटनों के बल बैठकर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। कविता दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। कमरे का नजारा देखकर कविता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सुहानी रो रही थी और राजेश फर्श पर फटे कपड़ों में बैठा विलाप कर रहा था। ये ये सब क्या है? क्या हुआ यहां? कविता ने घबराते हुए पूछा। राजेश ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कविता के पैर पकड़ लिए। कविता, शुक्र है तू आ गई। देख अपनी इस चरित्रहीन और नीच बहन को। मैं इसे अपनी बेटी मानता था और यह आज पैसों के लालच में मेरी ही इज्जत लूटना चाहती थी। यह सुनते ही सुहानी की रूह चीख उठी। झूठ! दीदी, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी दीदी, मेरा विश्वास करो। सुहानी अपनी बहन के गले लगकर रोने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दौलत और अपने पति के प्रेम में अंधी हो चुकी कविता ने सुहानी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से जा टकराई। कविता ने आगे बढ़कर अपनी ही सगी बहन के गाल पर एक ऐसा प्रलयंकारी तमाचा जड़ा जिसकी गूंज से उस कमरे की दीवारें थर्रा उठीं। चुप कर, कलंकिनी! कविता की आवाज आसमान फाड़ रही थी। मैंने तुझे अपनी बेटी समझकर इस घर में पनाह दी और तूने एक नागिन की तरह मेरे ही सुहाग को डसना चाहा। मेरे इज्जतदार पति पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए तेरी जुबान कटकर गिर क्यों नहीं गई? सुहानी अपने आंसुओं से उस संगमरमर के फर्श को भिगो रही थी। दीदी, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो। इस इंसान के चेहरे के पीछे एक राक्षस छुपा है। मैं तुम्हारी ही खून हूं दीदी, लेकिन कविता का दिल अब पत्थर का हो चुका था। तू मेरा कोई खून नहीं है। तू एक चरित्रहीन सड़क छाप लड़की है। अगर आज मैं ना आती तो तू मेरे पति का क्या हाल करती? निकल जा इसी वक्त मेरे घर से। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। राजेश पीछे खड़ा एक शैतानी और मक्कार मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। कविता ने अपनी बहन के बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए बंगले के मुख्य दरवाजे तक ले गई। उस आधी रात को जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमान से आग बरस रही थी, कविता ने अपनी ही मासूम बहन को उस कीचड़ भरी सड़क पर धक्के मारकर फेंक दिया। अगर दोबारा इस घर के आसपास भी नजर आई तो मैं तुझे कुत्तों से नुचवा दूंगी।
बंगले का वह भारी लोहे का दरवाजा सुहानी के मुंह पर हमेशा के लिए बंद हो गया। वह लाचार और बेबस लड़की उस खून जमा देने वाली बारिश में सड़क पर घुटनों के बल बैठी आसमान की तरफ देखकर रो रही थी। उस रात सुहानी ने अपने जीवन की आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। वह रोती हुई शहर के थाने में पहुंची और उस दरिंदे जीजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए। लेकिन राजेश एक बहुत बड़ा और रसूखदार ठेकेदार था। उसने पहले ही पुलिस वालों को खरीद लिया था। थानेदार ने सुहानी की शिकायत के कागज को उसी के मुंह पर फाड़कर फेंक दिया। चल भाग यहां से पागल लड़की, सेठ राजेश पर इल्जाम लगाती है। अगर दोबारा यहां आई तो तुझे ही चोरी के इल्जाम में अंदर डाल दूंगा। कानून के रखवालों के मुंह से यह शब्द सुनकर सुहानी की आत्मा छलनी हो गई। उस रात सुहानी ने आत्महत्या करने के लिए नदी की तरफ कदम बढ़ाए थे। लेकिन तभी उसके अंदर की वह सोई हुई चंडी जाग उठी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और नदी के उस बर्फीले पानी की कसम खाकर एक ऐसा संकल्प लिया जिसने आने वाले खौफनाक तूफान की नींव रख दी। मैं मरूंगी नहीं, मैं इस खोखले समाज को, उस बिके हुए कानून को और उस दरिंदे जीजा को उनकी असली औकात दिखाऊंगी। अब सुहानी नहीं, साक्षात काल बनकर लौटूंगी। सुहानी ने शहर छोड़ दिया। वह एक दूसरे बड़े शहर में चली गई। वहां उसने एक मंदिर की सीढ़ियों पर रातें गुजारी। दिन में वह दूसरों के घरों में झूठे बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती और रात को सड़क किनारे जलने वाली बत्ती, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। भूख से पेट में मरोड़ उठते थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, आंखों से खून रिसने लगता था, लेकिन सुहानी ने कभी अपनी कलम नीचे नहीं रखी। उसके सीने में प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला धधक रही थी जिसे सिर्फ और सिर्फ राजेश की बर्बादी ही शांत कर सकती थी। सुहानी को याद था कि उस खौफनाक रात को उसके कमरे में रखा उसका छोटा सा कंप्यूटर चालू था और उसका कैमरा उस दरिंदे की हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। सुहानी ने उस रिकॉर्डिंग को एक छोटी सी चिप में संभाल कर अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखा था। 5 साल का एक लंबा और पीड़ादायक वनवास बीत गया। समय का पहिया अपनी पूरी रफ्तार से घूमा। राजेश आज शहर का सबसे रईस और प्रभावशाली आदमी बन चुका था। आज राजेश का 50वां जन्मदिन था और उसने एक बहुत बड़े सरकारी ठेके को हासिल करने की खुशी में शहर के सबसे बड़े 5 सितारा 5 स्टार होटल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। उस समारोह में राज्य के बड़े बड़े मंत्री, रईस, उद्योगपति और सारे रसूखदार लोग आमंत्रित थे। कविता भारी हीरों के आभूषणों से लदी हुई अपने पति के साथ मंच पर खड़ी होकर घमंड से मुस्कुरा रही थी। उस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिले की नवनियुक्त और बेहद सख्त पुलिस कप्तान, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को आमंत्रित किया गया था। रात के 9 बज चुके थे। तभी होटल के बाहर एक साथ कई लाल बत्ती वाली गाड़ियों और पुलिस की जीपों के सायरन गूंज उठे। सायरन की उस गगनभेदी और खौफनाक आवाज से पूरे समारोह में हड़कंप मच गया। राजेश और कविता के चेहरों पर एक चमक आ गई। कविता, जिले की नई कप्तान साहिबा आ गई हैं। जल्दी चलो। दरवाजे पर उनका स्वागत करने राजेश अपना महंगा विदेशी कोट पहनकर मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। काले रंग की कई बेहद शानदार और अभेद्य गाड़ियां दरवाजे पर आकर रुकीं। दर्जनों हथियारबंद पुलिसकर्मियों ने फुर्ती से आकर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। राजेश और कविता हाथ जोड़कर अपनी कमर तक झुककर उस बड़ी अफसर का स्वागत करने लगे। महोदया, आपका हमारे इस छोटे से समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से हमारी किस्मत चमक गई, राजेश चापलूसी करते हुए बोला। तभी उस सबसे शानदार गाड़ी का दरवाजा खुला। अंदर से एक महिला बाहर निकली। उसने खाकी रंग की पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उसके कंधों पर चमकते हुए सितारे, अशोक स्तंभ उसकी ताकत की गवाही दे रहे थे। उसके चेहरे पर काला चश्मा था और माथे पर एक ऐसा खौफनाक और कठोर तेज था जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। पुलिस कप्तान ने अपने भारी जूतों से उस संगमरमर के फर्श पर कदम रखा और अपने चेहरे से काला चश्मा हटाया। जैसे ही उस पुलिस कप्तान ने अपनी नजरें उठाईं, राजेश और कविता के पैरों के नीचे से पूरा पाताल खिसक गया। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। सुहानी, तू तू इस जिले की कप्तान है? राजेश की जुबान तालू से चिपक गई थी और वह हकलाते हुए बोला। कविता तो सदमे के मारे वहीं घुटनों के बल गिरने वाली थी कि राजेश ने उसे पकड़ लिया। यह सुनते ही सुहानी के भीतर का वह खूंखार शेर जाग उठा।
वह अपनी जगह से चली और उसने राजेश को एक ऐसी भयानक नजर से देखा कि राजेश की पैंट वहीं गीली हो गई। अपनी गंदी जुबान को लगाम दे, नीच इंसान! सुहानी की गगनभेदी गर्जना से उस विशाल होटल की दीवारें थर्रा उठीं। पूरे समारोह में सन्नाटा छा गया। बज रहा संगीत अचानक बंद कर दिया गया। क्यों जीजा जी, अपनी इस चरित्रहीन और सड़क छाप साली को पहचाना नहीं, या आज भी किसी नई अनाथ बच्ची की इज्जत लूटने के सपने देख रहे हैं? सुहानी के ये शब्द किसी तेजधार खंजर की तरह राजेश के सीने में उतर गए। कविता पसीने से नहा उठी और थर थर कांपने लगी। सुहानी, मेरी बहन, तू पुलिस की वर्दी में? ये सब क्या है? तू तो... कविता रोते हुए आगे बढ़ी, लेकिन सुहानी ने अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। वहीं रुक जाओ श्रीमती कविता। तुम्हारी बहन तो उसी रात उस कीचड़ भरी सड़क पर मर चुकी थी जब तुमने उसे अपनी दौलत के नशे में धक्के मारकर निकाला था। आज तुम्हारे सामने सिर्फ इस जिले की पुलिस कप्तान खड़ी है। राजेश, जो एक बहुत बड़ा और शातिर अपराधी था, उसने अपनी झूठी अकड़ दिखाते हुए कहा, देख सुहानी, तू भले ही कोई भी अफसर बन गई हो, लेकिन तू मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तेरे पास उस रात का कोई सबूत नहीं है। यह मेरा समारोह है, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना मैं मुख्यमंत्री तक फोन लगा दूंगा। राजेश की इस नीच बात ने सुहानी के खून को और खौला दिया। सुहानी ने एक भयानक और प्रलयंकारी अट्टहास किया। उसने अपने वर्दी की जेब से एक छोटी सी काली चिप पेन ड्राइव निकाली और उसे राजेश के मुंह के सामने लहराया। सबूत? अपनी आंखें फाड़कर देख इस मौत के फरमान को, कलयुग के रावण! सुहानी ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए उस खौफनाक सच का पर्दाफाश किया जिसने उस पूरे घमंड की बुनियाद हिला दी। जिस रात तुमने मुझ पर एक दरिंदे की तरह हमला किया था, मेरे कमरे में रखा मेरा कंप्यूटर चालू था। तुम्हारी हवस, तुम्हारी वो नीच हरकत और तुम्हारा वो झूठा नाटक, सब कुछ इस वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर इस सबूत को आज के दिन के लिए ही बचा कर रखा था। यह वज्रपात इतना भयानक था कि राजेश धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। कविता, जो कुछ देर पहले तक हवा में उड़ रही थी, अब जमीन पर रेंगने लगी थी। सुहानी ने पीछे खड़े होटल के कर्मचारियों को इशारा किया, इस चिप को उस बड़ी स्क्रीन पर चलाओ। आज इस पूरे शहर के रईसों को पता चलना चाहिए कि इस इज्जतदार दानवीर के मुखौटे के पीछे कैसा गंदा और खूंखार भेड़िया छुपा है। कुछ ही पलों में उस होटल की विशाल स्क्रीन पर वह 5 साल पुराना वीडियो चलने लगा। राजेश की वह दरिंदगी, सुहानी की वह चीखें और राजेश का वह खुद अपने कपड़े फाड़कर झूठा नाटक करना, सब कुछ आईने की तरह साफ नजर आ रहा था। पूरे समाज के सामने राजेश की इज्जत और उसका सारा घमंड एक पल में राख हो चुका था। वहां खड़े मंत्री और बड़े बड़े लोग राजेश पर थूकने लगे। कविता की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस पति को वह भगवान मानकर अपनी सगी बहन को सड़क पर फेंक चुकी थी, वह असल में साक्षात एक राक्षस था। कविता पागलों की तरह चीखते हुए राजेश के मुंह पर थप्पड़ मारने लगी। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, तू एक नीच जानवर है। सुहानी के चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं था। उस अंधी ममता की जगह अब एक ऐसी प्रलयंकारी ज्वाला धधक रही थी जो बड़े बड़े अहंकारियों को भस्म करने की ताकत रखती थी। सुहानी ने अपने पीछे खड़े हथियारबंद पुलिसकर्मियों को आदेश दिया, इंस्पेक्टर, इस नीच आदमी को इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। सुहानी ने एक एक जुर्म गिनाना शुरू किया। इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार का प्रयास, हत्या की कोशिश और कई अन्य गंभीर मुकदमे दर्ज करो। यह सुनते ही राजेश की बची खुची सांसें भी उखड़ गईं। इसमें तो उम्र कैद की सजा तय थी। राजेश रेंगता हुआ सुहानी के भारी जूतों की तरफ बढ़ा। सुहानी, मेरी भगवान, मुझे माफ कर दे। मैं हवस में अंधा हो गया था। शैतान सवार हो गया था मेरे दिमाग पर। मुझे जेल मत भेज सुहानी। मैं वहां चक्की पीसते पीसते मर जाऊंगा। मुझ पर रहम कर। राजेश ने सुहानी के पैरों पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। कविता भी अपनी महंगी रेशमी साड़ी को नोचती हुई सुहानी के पैरों में रेंगने लगी। सुहानी, मुझे क्षमा कर दे मेरी बहन, मैं अंधी हो गई थी। अपने इस पापी पति के लालच में मैंने तुझे ही घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। लेकिन सुहानी ने अपने भारी पुलिस के जूते पीछे खींच लिए। उन आंखों में जो ममता अपनी बहन के लिए थी, वह अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। सुहानी ने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसी कठोर आवाज में कहा जिसने वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा चीर दिया, रहम,
क्या तुमने तब रहम किया था जब तुमने मुझे आधी रात को उस मूसलाधार बारिश और कीचड़ में सड़क पर कुत्तों के आगे फेंक दिया था? क्या उस थानेदार ने रहम किया था जिसने मेरे कागज फाड़ दिए थे? सुहानी ने पुलिस की गाड़ी की तरफ उंगली तान दी। मेरी बहन तो उसी पल मर गई थी जब उसने एक हवस के भेड़िए के लिए अपने ही खून को चरित्रहीन कहा था। आज मेरे सामने जो खड़े हैं वे सिर्फ एक खूंखार राक्षस और एक दौलत की अंधी गुलाम औरत है, और राक्षसों की जगह मेरे सामने नहीं, काल कोठरी के अंधेरे में होती है। सुहानी ने पुलिस को इशारा किया। इसे घसीटते हुए बाहर ले जाओ। और याद रहे, इसकी जमानत किसी भी अदालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। इसकी पूरी जिंदगी उसी नरक में कटेगी जो इसने मुझे देने की कोशिश की थी। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर राजेश के हाथों में भारी और ठंडी हथकड़ियां जड़ दीं। वह दहाड़े मार मार कर रो रहा था। पुलिस उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए उस 5 सितारा होटल से बाहर ले जा रही थी। पूरा समाज, जो कल तक उसकी रईसी से खौफ खाता था, आज उसके इस भयानक पतन को देखकर उस पर थूक रहा था। कविता वहीं उस फर्श पर अपनी किस्मत को पीट पीट कर रो रही थी। उसका सुहाग, उसका घमंड और उसकी दौलत, सब कुछ हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका था। सुहानी ने अपनी आंखों में आए आखिरी आंसू को पोंछा और अपनी पुलिस की टोपी पहनकर पूरे रौब के साथ उस होटल से बाहर निकल गई। न्याय का चक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में तड़प तड़प कर खत्म हो जाते हैं। ईश्वर के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं।